जय श्री राधे फ्रेंड्स। राघवेंद्र ने एक बार फिर से चिल्लाकर कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर वो लोग खाई में गिर गए हैं तो उन्हें ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो। वह लड़की हमें किसी भी हाल में चाहिए। कबीर डोगरा और उस लड़की को ढूंढो वहाँ पर। ऑर्डर देने के बाद राघवेंद्र फोन कट कर देता है। उसके चेहरे पर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। तुषार ने राघवेंद्र से कहा, क्या हुआ डैड? भूपेंद्र ने भी अपने भाई से कहा, क्या बात है, क्या हुआ? उन दोनों को अब तक पकड़ा नहीं गया क्या? राघवेंद्र ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हमारे लोग उन्हें पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन कबीर डोगरा वह इतनी आसानी से हाथ में आने वालों में से नहीं है। वह उस लड़की के साथ खाई में गिर गया, ऊपर से उसे गोली भी लगी है। उसने हमारे आदमी को भी मार दिया। राघवेंद्र की बात सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तुषार ने कहा, लेकिन डैड, उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अगर वह लड़की हमारे हाथ नहीं आई तो हमारे सारे किए धराए सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। राघवेंद्र ने गुस्से में तुषार की तरफ देखते हुए कहा, वह हमारे लिए कितना जरूरी है यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि उस लड़की का हमारे साथ आना कितना जरूरी है। मैं उस लड़की को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे उसकी लाश ही सही। लेकिन जब तक उसके जन्मदिन पर वह बॉक्स हमारे पास नहीं आ जाता, उस लड़की की लाश को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कबीर और अयाना जंगल के बीच से गुजरती हुई नदी में बेहोश पड़े हुए थे। वे दोनों शायद बहती हुई नदी के किनारे पर आ गए थे। कबीर ने अयाना के हाथ को अब तक अपने हाथों में कस के पकड़ा हुआ था और दोनों आंखें बंद करके बेहोश पड़े हुए थे। धीरे धीरे कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन में हलचल होती है और वह थोड़ा होश में आता है। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था क्योंकि वहां उसे गोली लगी थी। कबीर होश में आता है और पता चलता है कि वह पानी में है और जमीन पर भी। जब वह ठीक से होश में आकर चारों तरफ देखता है तो उसे सिर्फ पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज, खुला आसमान और बहुत बहते हुए पानी की आवाज सुनाई और दिखाई देती है। तभी जब वह बगल में नजर घुमाता है तो उसे अयाना का बेहोश चेहरा भी अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। कबीर एक गहरी सांस लेकर अपने सर को जमीन पर रखकर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और होश में आने के बाद अयाना को उठाने की कोशिश करता है। अयाना, अयाना, आंखें खोलो, होश में आओ अयाना। कबीर और अयाना दोनों पूरे तरीके से भीगे हुए थे। कबीर के बार बार जगाने पर अयाना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और होश में आ जाती है। होश में आते ही उसे अपनी आंखों के सामने कबीर का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे वह चेहरा साफ होने लगता है और वह साफ साफ कबीर के टेंशन से भरे हुए चेहरे को खुद की तरफ देखता हुआ देख सकती थी। वह फटाक से होश में आकर बैठ जाती है और चारों तरफ नजर घुमाती है। हम लोग जिंदा हैं। अयाना को याद आता है कि वह लोग किस तरह से खाई में गिर गए थे। कबीर ने खड़ा होने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, लग तो यही रहा है। अयाना भी कबीर के साथ खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि कबीर के कंधे से बहुत खून निकल रहा है। उसे जबरदस्त दर्द हो रहा है और वह ठीक से सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अपने हाथ को कंधे पर रख के वह खून को प्रेस करता है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। कबीर की ऐसी हालत देखकर अयाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे घबराहट होने लगती है। कबीर, ओ माय गॉड, तुम्हें जबरदस्त चोट लगी और खून भी बहुत निकल रहा है। कबीर ने अयाना से कहा, हमें यहाँ से निकलना है। यह नदी है, यहाँ पर कोई भी जानवर कभी भी पानी पीने आ सकते हैं और कोई भूखा शेर या भालू आ गया तो हमें यहीं उसका ब्रेकफास्ट बन जाएंगे। कबीर की बात सुनकर अयाना की आंखें बड़ी हो जाती है। वह तुरंत चारों तरफ देखती है। उसका गला सूख जाता है। शेर, तुमने ठीक कहा, अब हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यह जंगल तो काफी बड़ा लग रहा है। हमें तो बाहर का रास्ता भी नहीं पता। क्या तुम जानते हो कि बाहर कैसे जाना है? कबीर ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं, मुझे भी नहीं पता। देखते हैं, शायद कहीं से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा। फिलहाल तो यहाँ से निकलना होगा। कबीर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके कंधे में दर्द के कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी। अयाना तुरंत भागकर कबीर के पास आकर उसके हाथ को अपने कंधे पर रख लेती है। मेरा सहारा लेकर चलो, तुम्हें आसानी होगी, अयाना ने कहा। कबीर अयाना की तरफ देखता है। कुछ सेकंड तक दोनों इसी तरह एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और फिर वहां से जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। घंटे भर चलने के बाद कबीर लड़खड़ाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। कबीर, कबीर, क्या हुआ तुम्हें? अयाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कबीर ने कंधे पर प्रेस करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। अयाना तुरंत कबीर की शर्ट निकालकर जब घाव देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हालांकि गोली कंधे पर लगी थी, लेकिन छेद काफी बड़ा हो गया था। खून काफी बह रहा था और अब कबीर की हालत को देखकर लग रहा था कि अगर इस गोली को जल्द ही नहीं निकाला गया तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। अयाना को ऐसे अचानक घबराया हुआ देखकर कबीर ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके।
ऐना की आंखों में आंसू आ जाते। वह कबीर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, ऊपर से तुम्हें गोली लगी है, इतना सारा ब्लड लॉस हो चुका है, तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची और इस गोली का जहर भी तो पूरे शरीर में फैल रहा है। क्या हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कबीर ऐना की तरफ देखकर बोला, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है। यह मत भूलो कि इस प्रॉब्लम में हम तुम्हारी ही वजह से पड़े हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना ओवर स्मार्ट बनने की। कबीर की बात सुनकर ऐना शर्मिंदगी में अपना सर झुका लेती है। वह जानती थी कि उससे गलती हो गई है, उन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था उसे, लेकिन उस वक्त जो सही लगा उसने किया। अब उसे क्या पता था कि ये लोग तो बड़े वाले खतरनाक निकलेंगे। शर्मिंदगी के कारण ऐना कबीर से बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग। कबीर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हें एक काम करना है। कबीर की एक बात सुनकर ऐना कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखती है। क्या? कबीर अपने पैरों की जगह पर पैंट को थोड़ा सा ऊपर करके वहां से एक छोटा सा चाकू निकालकर ऐना को देता है। तुम्हें मेरी गोली निकालनी होगी। यह सुनकर ऐना चौंक जाती है। क्या? मैं? लेकिन मैं कैसे? थोड़ी ही देर में वो लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। कबीर एक पत्थर का सहारा लेकर अपने कंधे को पकड़कर बैठा था। सामने लकड़ियों से आग जल रही थी और ऐना एक छोटे से चाकू को उसके ऊपर गर्म कर रही थी। उसके चेहरे पर बहुत नर्वसनेस और डर के भाव दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद कबीर की हालत खराब हो रही थी। गोली निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना कुछ भी हो सकता था उसके साथ। जब चाकू गर्म हो रहा था तब ऐना गरम चाकू को लेकर कबीर के पास आ जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। वह कबीर की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी घबराहट भरी आवाज में बोली, आर यू श्योर कि मैं यह करूं? मुझे डर लग रहा है। कबीर ऐना की आंखों में घबराहट और डर साफ देख सकता था। वह उसके हाथ पर हाथ रखकर बहुत नरम आंखों से उसकी आंखों में देखता है। ऐना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें यह करना ही होगा। ऐना को बहुत घबराहट हो रही थी, पर कबीर की जान बचाने के लिए उसे सच में हिम्मत दिखानी होगी। यह करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। हिम्मत करके ऐना गरम गरम चाकू को कबीर के जख्म के पास लेकर आती है। आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है, अपने अंदर की हिम्मत को जुटाती है और उसके बाद अगले ही पल कबीर की चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। रात को कबीर घास के बिस्तर पर लेटा हुआ था जो ऐना ने उसके लिए तैयार किया था। गोली निकालने के बाद कबीर की बॉडी में जहर फैलना बंद हो गया था, क्योंकि उसने चाकू से जख्म को जला दिया था, जिससे वह जख्म नासूर नहीं बन पाया और कबीर को थोड़ी राहत मिली। पर उसकी बॉडी अभी भी कमजोर थी, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह गया था। वह चलने की हालत में नहीं था। ऐना थोड़े से फल लेकर आई और वहां पर रख दिए। वह कबीर की तरफ फल बढ़ाते हुए बोली, यह लो, खा लो, थोड़ी सी ताकत मिलेगी। फल देखकर कबीर ऐना से बोला, तुम्हें यह कहाँ पर मिले? तो ऐना ने जवाब दिया, यहाँ आसपास कुछ बेल लगी हुई थी, उन पर ये लगे हुए थे। देखकर तो लग रहा है खाने लायक है, क्योंकि जब मैं वहां पर गई थी तो एक छोटा सा जानवर इसको खा रहा था। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना खा लेंगे। अगर जहरीला हुआ तो? ऐना ने कहा, जहरीला होता तो वह जानवर भी तो मर जाता ना। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बॉडी में जो गोली का जहर पहले से ही है, इसे खाओगे तो जहर को काट देगा ना। ऐना को देखकर लग रहा था कि वह बस मजाक कर रही थी। कबीर घूर कर उसकी तरफ देखता है और ऐना हल्का सा हंस देती है। उसके बाद वह फल अपने हाथ में लेकर बोली, तुम्हें भी यकीन नहीं है ना? तो पहले मैं खा लेती हूँ, कुछ होगा तो पहले मुझे ही हो जाएगा। ऐना उस फल को अपने मुंह के पास लेकर जाती है। वह जैसे ही उसे खाने वाली होती है, कबीर उसके हाथ से अपने हाथ में फल को पकड़ लेता है। ऐना कबीर की तरफ देखती है। कबीर उससे फल को अपने हाथ में लेकर खा लेता है। फल में अगर जहर हुआ तो वह ऐना को यह फल खाने भी नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐना की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाती है। खाना खाने के बाद दोनों आग के सामने घास के बिस्तर पर लेटे हुए थे। आसमान साफ था, तारे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ऐना कबीर से बोली, बहुत सारे सवालों के जवाब जो तुम्हें देने हैं। एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद बहुत कुछ पूछना है मुझे तुमसे। इस पर कबीर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। ऐना कबीर की तरफ देखती है और कबीर भी अपने सर को ऐना की तरफ घुमाकर बोला, तुम्हें जो भी कुछ पूछना है, आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ऐना कबीर से बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम भी मुझे जानते हो, वह भी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नहीं, शायद बचपन से। हाँ या ना? कबीर हाँ में अपना सर हिला देता है। ऐना ने पूछा, हम
कैसे जानते हैं एक दूसरे को, और वह लोग कौन थे, वह मेरे पीछे क्यों पड़े थे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं, तुम्हें मैं कैसे याद हूँ। और उसने कहा था कि जिसे तुमने मारा वह मेरे पेरेंट्स नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वह मेरे पेरेंट्स कैसे नहीं हो सकते, और अगर वह नहीं थे तो मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, उन लोगों का तुम्हारे साथ या मेरे साथ क्या रिश्ता है, किस बॉक्स की बात कर रहे थे वो लोग। अयाना इतने सारे सवाल पूछती है कि कबीर अपने कान बंद कर लेता है। कबीर की हरकत देखकर अयाना अपना मुंह बना लेती है। कबीर अयाना की तरफ देखकर बोला, एक एक करके पूछो तभी जवाब दूंगा, ऐसे एक साथ मत पूछो, इतनी एनर्जी नहीं है मुझ में। उसके बाद अयाना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके 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 ठीक है, मैं पूछती हूँ और तुम मुझे उसका जवाब दो, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है कि हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं और कैसे। कबीर अयाना के सवाल का जवाब देते हुए बोला, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, करीब करीब 5-6 साल की, और मैं 8-9 साल का था जब मैं तुमसे मिला था, और उस वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी, मेरी मदद की थी, वह मेरे डैड के दोस्त भी थे। यह सुनकर अयाना चौंक जाती है। तुम्हारा मतलब मेरे असली डैड, जिन लोगों को तुमने मारा, जिन्हें मैं आज तक अपने मॉम डैड समझती थी, बोलो वो कौन थे, क्या वह मेरे असली मॉम डैड नहीं थे। कबीर ने ना में सर हिला दिया, नहीं, वह लोग सिर्फ तुम्हें किडनैप कर लेकर गए थे और तुम्हारे मॉम डैड बनकर रह रहे थे। उन लोगों को सिर्फ तुमसे अपना मतलब निकालना था, उस बॉक्स को हासिल करना था। जैसे ही उन्हें वो बॉक्स मिल जाता वह लोग तुम्हें खत्म कर देते, उसके बाद तुम उनके लिए किसी काम की नहीं रहती। अयाना जब ये सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। इसका मतलब वह इतने सालों से जिसे अपना मॉम डैड बनाकर जिसके घर में रह रही थी, वह उसके मॉम डैड थे ही नहीं। अयाना ने शौक होकर कबीर से कहा, तो फिर मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, कौन है वो लोग, क्या उन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं उनके बारे में। कबीर अयाना की तरफ देखता है। यह वाकई में बहुत बेचैनी वाला सवाल था। अपने अतीत के बारे में जानने के लिए अयाना बहुत बेचैन थी। उसे हल्की हल्की झलके याद जरूर थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और याददाश्त वापस नहीं आई थी, तो उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी याद नहीं था। कबीर अयाना से बोला, तुम्हें याद है मेरे घर में वह सीक्रेट कमरा है जहाँ पर तुमने एक आदमी को देखा था जो वहां पर कोमा की हालत में पड़ा हुआ था। अयाना को याद आता है, हाँ वह कमरा जहाँ पर कबीर ने ना जाने उसे कितनी बार जाने से मना किया, फिर भी वह जबरदस्ती गई, और एक दिन अंदर पहुंचकर उसने देख ही लिया कि उस कमरे के अंदर कौन है। अधेड़ उम्र का एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था और आसपास मशीनें लगी हुई थी। यह देखकर वह समझ गई कि वह आदमी कोमा में है। हाँ वो तुम्हारे डैड ना, कबीर ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं वह मेरे डैड नहीं है, वह तुम्हारे डैड है, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर। यह सुनकर अयाना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती। व्हाट? वह हैरान हो जाती है, बहुत ज्यादा हैरान। उसने इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्या वह आदमी सच में मेरा बाप है? उसे तो इस चीज का आइडिया भी नहीं था। उसे इतना हैरान देखकर कबीर ने कहा, तुम्हारी मॉम को वो लोग ऑलरेडी मार चुके थे, तुम्हारे डैड मरने की हालत में थे, लेकिन किसी भी तरह हमने उन्हें बचा लिया, पर वे उस वक्त से तभी कोमा में हैं और अभी तक बाहर नहीं आए। इसी हालत में ना जाने कितने सालों से पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उनके कोमा से बाहर आने की कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। अयाना इतनी शॉक थी कि उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। मेरे डैड, मेरे मॉम, उन लोगों ने क्यों मारा, कौन है वो लोग, और मुझे क्यों अपने साथ लेकर आए? मेरे पास ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं है जिसके पीछे वो लोग पड़े हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उस बॉक्स में है क्या। कबीर अयाना से बोला, लेकिन मुझे पता है उस बॉक्स में एक बहुत खतरनाक वायरस है अयाना। अगर वह दुनिया में आ गया तो इस दुनिया को खत्म कर देगा। तुम्हारे मॉम डैड साइंटिस्ट थे जो अपने देश के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। तुम्हारे डैड ने खतरनाक से खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए एक वायरस बनाने की सोची, और उस वायरस के लिए उन्होंने 20 साल मेहनत की, लेकिन कुछ गड़बड़ होने की वजह से वह वायरस पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो गया। उसके जो इफेक्ट होने चाहिए वो नहीं हुए और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए। अगर वह वायरस जरा भी हवा में घुला और किसी भी इंसान के अंदर गया तो वह इंसान एक ब्रेन डेड ज़ॉम्बी बन जाएगा। वह वायरस इतनी ताकत रखता है कि पूरी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा सकता है। उसका एंटीडोज नहीं है,
उस वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। कबीर की बातें सुनकर अयाना के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ओ माय गॉड, मतलब वह लोग मेरे डैड के बनाए हुए वायरस से पूरी दुनिया को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। कबीर हाँ में अपना सर हिला देता है। अयाना बहुत ज्यादा हैरान थी, किस कदर घटिया लोग हैं। वह कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, वह पूरी दुनिया को कैसे खत्म करने के बारे में सोच सकते। कबीर ने कहा, तुम्हारे डैड ने बहुत कोशिश की कि वह वायरस गलती से भी उनके हाथ ना आ जाए, इसलिए उन्होंने उस वायरस को किसी ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां पर वह चाह कर भी उस वायरस तक नहीं पहुंच सकते। ऐना हैरान होकर बोली, छुपा दिया? कहाँ छुपाया? क्या तुम्हें पता है? कबीर ने ना में अपना सर हिला दिया। नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने उस वायरस को कुछ टाइमिंग सेट की है। तुम्हारे 23rd बर्थडे पर वह बॉक्स अपने आप ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा और उन लोगों को वो बॉक्स चाहिए, इसलिए तुम्हारे 23rd बर्थडे तक वह तुम्हें अपने पास रखे हुए थे। जैसे ही उन्हें वो बॉक्स मिलेगा वह लोग तुम्हें भी खत्म करने वाले थे। ऐना कबीर से बोली, तो फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम मुझसे पूछ रही हो? कबीर डोगरा नाम है मेरा। किसी चीज को ढूंढने में आ जाऊं और वो मुझे ना मिले, यह मुमकिन ही नहीं। उन्होंने कई सालों तक तुम्हें मुझसे छुपा कर रखा, मगर फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और फिर उन लोगों को खत्म करके मैं तुम्हें अपने साथ ले आया अपने घर पर। तुम्हें अपने घर से बाहर इसलिए नहीं जाने देता था क्योंकि वह लोग तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार बैठे थे। वह मेरे घर में घुसकर तुम्हें नहीं पकड़ सकते थे, यह अच्छी तरह से जानते थे। जब तक तुम खुद चलकर बाहर नहीं आ जाती, वह भी बिना मेरी सिक्योरिटी के बिना, और तुम ऐसा 2 बार कर चुकी हो। अयाना ने वाकई में ऐसा किया था और इस कारण वह मुसीबत में भी पड़ी थी। कबीर ने उसे बचाया। अब वह काफी शर्मिंदा हो रही थी। अयाना ने शर्मिंदगी भरी आवाज में कहा, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं था, ना कुछ भी याद नहीं था, ना अपने मॉम डैड ना और कुछ। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं था। मैं भूल कैसे गई तुम लोगों को? कबीर ने अयाना से कहा, यह भी उनके ही प्लान का हिस्सा था। अगर तुम भूलती नहीं तो उन्हें अपना मॉम डैड के रूप में एक्सेप्ट कैसे करती और उनके पास शांति से कैसे रहती? तुम आगे चलकर उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो और उन्हें ही अपना परिवार मानकर उनके पास रहो। इसलिए तुम्हारी याददाश्त को खत्म करने का उनके पास इकलौता रास्ता था। इसलिए उन्होंने तुम्हें दवाइयां और ड्रग्स दिए, जिस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। उसके बाद उन लोगों ने जो भी तुम्हें बताया, सिर्फ वही तुम्हें सच लगा। तुम हमें भूल गई और उन्हें ही अपना परिवार मानने लगी। अब अयाना को कुछ कुछ झलकी दिखाई दे रही थी। तभी मैं सोचूं, मुझे कई ऐसे भयानक सपने आते थे, जैसे 2 लोग बुरी तरह से मार खा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, लहूलुहान, एक छोटी सी बच्ची जो चिल्ला रही है, एक लड़का जो लगातार उसके पीछे दौड़ रहा है। कबीर ने कहा, हाँ वो मैं ही था। जब वह लोग तुम्हें गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे तब मैंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी बहुत ज्यादा, लेकिन नाकाम रहा। उस वक्त बच्चा था ना, मैं नहीं बचा पाया उन लोगों से तुम्हें, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ कर वापस लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान ही एक क्यों ना करना पड़े। कोमा में जाने से पहले तुम्हारे डैड ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि मैं ऐसा ही करूंगा। अयाना को याद आता है कि किस कदर वह कबीर से नफरत किया करती थी कि इस इंसान ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया, उसे किडनैप करके रखा। यह कितना बड़ा डेविल है। मगर अब कहानी एक झटके में कैसे पलट गई। उसकी जिंदगी में जिसे वह सबसे बड़ा डेविल मानती थी, वह तो उसका अपना निकला, और जिन लोगों को वो अपना मानती थी, असली डेविल तो वो लोग निकले। ऐना कबीर की तरफ देखकर बोली, आई एम रियली सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, यहाँ तक कि तुम्हें मारने की भी कोशिश की। ऐना की बात सुनकर कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मुझे परेशान करने का तो तुम्हारे पास लाइसेंस है, और यह तो तुम बचपन से ही करती आ रही हो, इसमें कुछ नया नहीं था। हाँ, बचपन के मुकाबले अब थोड़ी ज्यादा परेशान करने लगी हो। कबीर की बात सुनकर अयाना घूर कर उसकी तरफ देखती है। अयाना को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर कबीर हंसने लगता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अयाना कबीर के सीने पर आ जाती है। उसके बाद कबीर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है, अब मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है, अब तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। कबीर की आंखों में आज पहली बार वो क्लियरली अपने लिए बेइंतहा प्यार देख सकती थी। ऐना कबीर के सीने पर अपना सर रख लेती है। पूरी तरह से उसे याद तो नहीं आया था, मगर वह इतना जरूर समझ गई थी कि कबीर ने जो भी कुछ कहा वह सच है, इसलिए वह कबीर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इस इंसान
के करीब आने से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती थी, दिल धड़कने लगता था, वह भी बहुत तेज। ऐना अपना सर उठाकर कबीर की आंखों में देखती है और कहती है, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। कबीर ने ऐना की बात सुनकर जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। वह एक्चुअली जब तुमने मुझे पहली बार देखा उस वक्त तुम मेरे प्यार में पड़ गई थी। अब मैं क्या ही बोलूं, मैं था ही इतना हैंडसम, लड़कियां मुझे देखकर बेहोश होती रहती थी। कुछ नया नहीं हुआ। कबीर की ऐसी सेल्फ ऑब्जर्वेशंस की बात सुनकर ऐना अपनी आंखों को सुकेड़ लेती है। फिर कबीर ने कहा, और जहां तक रही मेरी बात, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। तुम ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मुझसे प्यार कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, वगैरह वगैरह। कबीर की बात सुनकर ऐना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह उसके दूसरे कंधे पर जो बिल्कुल ठीक ठाक था मुक्का मारती हुई बोली, अच्छा खींच के मारूंगी एक थप्पड़ तुम्हारे गाल पे। मैं शक्ल देखी है अपनी, मैं तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं और तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर तुम मेरे पीछे पड़े होगे, तुमने जबरदस्ती मुझे अपने प्यार की भीख मांगी होगी। आई एम डैम श्योर। कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, घंटा, जब तुम्हें याद आ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे अपने दिल को हथेली पर रखकर मेरे पीछे पीछे घूमती थी तुम। ऐना को गुस्सा आ जाता है, वह अपना मुंह बनाकर दूसरी तरफ फेर कर बैठ जाती है। इस पर कबीर कहता है, देखा यह मुंह फुलाने की आदत तुम्हारी बचपन से ही है, आज तक ठीक नहीं हुई। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नहीं बदली। ऐना कबीर से बोली, ना बदली है और ना बदलेगी, आए बड़े। कबीर हल्का सा हंसते हुए बोला, अच्छा यह नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हारे प्यार में कैसे गिरे। ऐन अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं जानना। कबीर बैठकर बोला, फिर भी मैं तो बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बताकर ही रहूंगा। तो बात यह है कि एक दिन तुमने, ऐना उसे धक्का दे देती है और वह फिर से नीचे गिर जाता है। वो गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं जानना, तुम सिर्फ अपनी मनगढ़ंत झूठी कहानियां बना रहे हो जस्ट बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं है। इसका मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बकोगे और मैं सच मान लूंगी। इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम कि अपना दिल लेकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगी, झूठे कहीं के। ऐना उठकर जाने लगती है कि तभी कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में खींच लेता है। वह धड़ाम से उसके सीने पर जाकर गिरती है। कबीर और ऐना एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कबीर के इतने करीब आने के बाद हमेशा की तरह ऐना की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन आज का एहसास कुछ अलग था, कुछ खास था। आज कबीर उसके लिए अनजान नहीं, उसका अपना था, उसके बचपन का प्यार। आज कितने सालों बाद वह कबीर को पहचान पा रही थी। आज कितने सालों बाद उसे अपनी आंखों के सामने डेविल नजर नहीं आ रहा था। यह डेविल नहीं है, यह मेरा प्यार है। उसने सोचा, जिसने मुझे ढूंढने के लिए, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, यहाँ तक कि खुद मेरी नफरत को भी झेला। ऐना को बहुत अफसोस हो रहा था कि यह सब कुछ कबीर को अकेले बर्दाश्त करना पड़ा और वह उसके साथ नहीं थी। कबीर ऐना की आंखों में उदासी और गिल्ट जैसे भाव देख सकता था। वह ऐना के चेहरे को, उसके गाल को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, बीती हुई बातों को सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारी हरकतें मुझे कभी परेशान नहीं करती, कभी भी कर ही नहीं सकती। परेशान तो मैं था जब तुम मेरे पास नहीं थी, मेरी बाहों में नहीं थी। वह सारे साल जो मैंने तुम्हारे बिना गुजारे, वह मेरी जिंदगी के सबसे बुरे साल थे। तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं कंप्लीट सा हो गया। यू हैव नो आइडिया, तुम्हें वापस पाकर मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। कबीर की बातों को सुनकर ऐना का दिल और भी जोरों से धड़कने लगता है। वह बोली, सच कहा तुमने, मैंने झूठ बोला कि तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ी। सच तो यह है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस वक्त फैसला कर लिया था कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वह तो मैं बस भाव खा रही थी। जब तुम मुझे अपने प्यार का खुलेआम इजहार करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए इग्नोर करता था। फिर एक दिन तुमने मेरी बहुत ज्यादा जबरदस्त धुलाई की, बहुत मारा मुझे और जबरदस्ती मेरे मुंह से आई लव यू बुलवा ही लिया। तुम बचपन से ही एक नंबर की गुंडी हो। कबीर की बातें सुनकर ऐना अपना मुंह बना लेती है, पर वह ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। धीरे धीरे कबीर उसके चेहरे को अपने
चेहरे के करीब लेकर आता है। दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस करने लगते हैं। ऐना धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करती है और अगले ही पल दोनों खुले आसमान के नीचे पैशनेट किस करने लगते हैं। आज का किस अलग था। आज उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई लस्ट नहीं था, पूरी फीलिंग्स थी। बचपन से बिछड़े हुए प्यार आज दोबारा मिले हैं पूरी तरह से। ऐना बहुत खुश थी और कबीर भी। अगली सुबह ऐना की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह नींद से जागती है और पाती है कि एक बहुत ही हैंडसम से चेहरे को अपनी आंखों के सामने। कबीर अभी तक सो रहा था, नींद में था। वह कबीर के सीने पर सर रखकर सो रही थी। कबीर ने अपने हाथ को तकिए की तरह ऐना के सर के नीचे रखकर उसे अपने करीब लाकर हक किए हुए था। वो इतना ज्यादा सिक्योरिटी से भरा हुआ था कि ऐना का दिल पिघल जाता है। कबीर के खूबसूरत से चेहरे को देखती हुई उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सोता हुआ यह इंसान वाकई में बहुत शांत, बहुत क्यूट, बहुत हैंडसम और बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। अभी ऐना को महसूस होता है कि उसे प्यास लग रही है, काफी ज्यादा प्यास। आग बस बुझ चुकी थी। दोनों अभी तक खुली जगह पर घास के बिस्तर पर लेटे हुए थे। जैसे तैसे करके ऐना कबीर की बाहों से आजाद होती है। उसे प्यास लग रही थी। कबीर उठेगा तो शायद उसे भी प्यास लगेगी। उसने सोचा, हम दोनों के लिए कुछ खाने और पीने का इंतजाम करना चाहिए। ये सोचकर ऐना यहाँ वहां देखने लगी। थोड़ी सी दूरी पर उसे एक नदी दिखाई देती है। वह नदी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर एकदम से उसे खींच लेता है। ऐना शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखें फटी रह जाती है। उसका मुंह पर हाथ रखकर एक बड़े से पेड़ के तने के सहारे उसे दबा लेता है। ऐना देखती है उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं कबीर था। कबीर की हरकत देखकर वह कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। कबीर का हाथ मुंह से हटाने के बाद ऐना ने कहा, क्या हुआ? यह क्या कर रहे हो तुम? और तुम कब उठे? कबीर ऐना को चुप रहने का इशारा करता है और फिर उसे इशारे से कुछ दिखाता है। ऐना जब पलटकर देखती तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और सांस हलक में अटक जाती है। बहुत सारे लोग गन लेकर काले कपड़ों में यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगे हुए थे। उनके कपड़े देखकर ऐना पहचानने में देर नहीं लगाती। यह वही लोग हैं जिनसे बचने के लिए हम लोग खाई में नीचे कूदे थे। यह लोग यहाँ कैसे आए? उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऐना कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दुश्मन यहाँ पहुंच चुके हैं हमें ढूंढने के लिए। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर उन लोगों ने हमें यहाँ पर देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मेरे पास हथियार भी नहीं है। ऐना हाँ में सर हिला देती है और उसके बाद दोनों चुपचाप वहां से दबे पांव भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में गार्ड्स ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां घास के बिस्तर बने हुए थे और कुछ जली हुई लकड़ियों की राख थी। कुछ खाए हुए फल पड़े हुए थे। एक गार्ड ने कहा, लगता है वो लोग यहीं पर थे। हमें आसपास से ढूंढना चाहिए। चारों तरफ फैल जाओ। उन्हें जान से नहीं मारना है, जिंदा पकड़ना है। खासकर उस लड़की को तो ध्यान से गोली चलाना। कबीर डोगरा घायल है मगर उसे कमजोर मत समझना। सारे गार्ड्स अलर्ट होकर चारों तरफ फैल जाते हैं। वे हर जगह पर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। ऐना और कबीर घास, झाड़ियों और पेड़ पौधों के पीछे छुपते छुपते आगे बढ़ रहे थे, भाग रहे थे। अगर उन लोगों ने उन्हें देख लिया तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वे किसी की नजर में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें पकड़ने वाले गार्ड्स भी हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। ऐना और कबीर एक जगह पर छुपकर बैठ जाते हैं। वे जरा भी शोर नहीं कर सकते थे, जरा भी नहीं आवाज नहीं कर सकते थे क्योंकि गार्ड्स ने चारों तरफ फैले हुए थे और उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी अचानक ऐना के कंधे पर पेड़ के ऊपर से एक छोटा सा सांप गिर जाता है। ऐना जब ये देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वह एकदम से चिल्लाती है, आ सांप सांप सांप। ऐना के चिल्लाने की तेज आवाज से सारे गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। कबीर भी चौंक जाता है। एक गार्ड चिल्लाकर बोला, वह लोग वहां पर है, पकड़ो उन्हें। सारे गार्ड्स उनकी तरफ भागने लगते हैं। कबीर तुरंत ऐना का हाथ पकड़ता है और तेज रफ्तार से वहां से दोनों भाग जाते हैं। जंगल के ऊंचे ऊंचे रास्ते, पेड़ पौधे, कटीली झाड़ियों से होते हुए भागते भागते हुए एक नदी के पास थोड़े खुले हुए से मैदान में पहुंचते। सारे गार्ड्स भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पीछे बहुत बड़ी और तेज स्पीड से नदी बह रही थी और आगे सारे गार्ड्स हाथ में गन लेकर खड़े हुए थे। ऐना कबीर के हाथ को कस के पकड़ लेती है। कबीर चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। क्या इसका मतलब वह लोग सच में पकड़े जा चुके हैं? क्या सच में उनके हाथ आ गए हैं कबीर के होते हुए? भला ऐसे कैसे हो सकता है? कबीर ऐना से बोला, तुम्हें तैरना नहीं आता ना? ऐना कंफ्यूजन होकर बोली, क्या नहीं? कबीर ने कहा, तो फिर मेरी पीठ को थोड़ा कस के पकड़ो। ऐना कुछ समझ
पाती उससे पहले ही कबीर उसे लेकर नदी में कूद जाता है और उसे अपनी पीठ से चिपका लेता है। ऐना शॉक हो जाती है, पर होश में आने के बाद वह तुरंत कबीर की पीठ को कसकर पकड़ लेती है। एकदम से उन लोगों के कूद जाने से सारे गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं। पकड़ो उन्हें, छलांग लगाओ नदी में। कबीर और ऐना नदी के बहाव में बह रहे थे, लेकिन ये गुंडे कहाँ इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले थे। यह भी उनके साथ साथ नदी में कूदकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने में लगे हुए थे। ऐना कबीर की पीठ से चिपकी हुई थी और कबीर आगे की तरफ स्विम कर रहा था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसे कबीर पर भरोसा था। कबीर के होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, पर उसे फिक्र कबीर की भी थी। एक तो बेचारा वैसे ही बहुत घायल था, दूजा उसकी बॉडी में इतना जान भी नहीं थी। जल्द ही कबीर ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह ऐना से कहता है, मुझे कस के पकड़ो, बिल्कुल भी छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आगे जंप करने वाले हैं। ऐना चौंक जाती है। उसे यह तो नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह तो सिर्फ कबीर पर भरोसा ही कर सकती थी। उसने कबीर की गर्दन और उसकी सीने को चारों ओर हाथ लपेटकर आंखों को कस के बंद करके कबीर को जितना हो सके उतना ताकत के साथ पकड़ लेती है। सारे गुंडे जो ऑलमोस्ट कबीर के करीब करीब पहुंच चुके थे, अचानक उनकी आंखें भी कुछ देखकर फट जाती है। वे सब लोग एक खाई की तरफ तैर रहे थे, जहां एक गहरी खाई में झरना बनकर नीचे गिर रहा था और बहाव इतना तेज था कि आगे वो लोग वापस नहीं जा सकते थे। अब वो लोग अपनी बॉडी की ताकत से नहीं, पानी की ताकत से बह रहे थे, वह भी तेजी से। सब लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जैसे ही वे लोग कोने पर पहुंचते हैं, ऐना आंखें बंद करती है और कबीर उसे लेकर झरने की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। उसके साथ साथ सारे गुंडे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते टाइम कबीर वहां पेड़ की एक बड़ी सी डाली को पकड़ लेता है, लेकिन कोई भी गुंडा कुछ नहीं पकड़ता, सीधा खाई में जाकर गिर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। अब कबीर और ऐना झरने के बीचों बीच निकली हुई पेड़ की एक मोटी सी डाली पर पकड़ के लटके हुए थे। ऐना कबीर की पीठ पर चिपकी हुई थी। जब उसने आंखें खोलकर नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। कबीर ऐना से बोलता है, कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पकड़ कर रखो। ऐना उसे पकड़ कर रखती है। वह कबीर से घबराई हुई आवाज में बोली, अब हम कैसे बचेंगे? हम ना ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे, अब तो हम लोग पक्का मर जाएंगे। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज मुझे कुछ सोचने दो, तुम डरो मत, मैं कुछ सोचता हूँ। असल में तो कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या और कैसे करेगा। वह खाई में गिरने से तो बच गया, लेकिन अब बीच में अटक गया है। उसका क्या? वह आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं जा सकता था। इनफैक्ट जिस पेड़ की डाली पर वह लटका हुआ था, वह डाली तो पहले से ही खाई की तरफ झुकी हुई थी। ऊपर जाने में भी नामुमकिन था। कबीर का जख्म भी हरा हो गया था, उसमें से खून बहने लगा था, पर कबीर अपनी पूरी बॉडी की बची हुई ताकत के साथ उस डाल पर ऐना को लेकर लटका हुआ सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज आवाज उनके कानों में गूंजने लगती है। कबीर आसमान की तरफ देखता है और जैसे ही देखता है उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर आगस्त उसे पकड़कर हवा में बाहर की तरफ निकला हुआ दूरबीन से उन दोनों को देख रहा था। उन लोगों के मिलते ही आगस्त गौतम से बोला, गौतम उधर चलो, वो लोग वहां पर है। गौतम और पीयूष हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। उन लोगों को देखकर कबीर ने हाथ बढ़ाया, क्या बात है मेरे शेर, आज तो बाल बाल बच गए। ऐना भी हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हुए पूछती है, वह तुम्हारा भाई है ना? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आगस्त है। ऐना की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है कि अब फाइनली वो लोग बच गए। हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे खाई के करीब लाया जाता है। आगस्त एक मोटी सी रस्सी को नीचे फेंकता है और खुद उसे पकड़कर नीचे आता है। पहले वह ऐना को पकड़ता है और उसे ऊपर लेकर आता है। कबीर खुद ब खुद रस्सी को पकड़कर उससे लटकता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचने के बाद ऐना सीट पर गिर जाती है और उसे राहत की सांस आती है। घबराहट के मारे उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। अब फाइनली उसकी जान में जान आई। अगस्त कबीर का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है और कबीर भी अंदर आ जाता है। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। कबीर आराम से सीट पर फैलकर बैठा हुआ था। गौतम की आवाज उसे सुनाई दी, बॉस आप ठीक तो है ना? कबीर ने हाँ
में अपना सर हिला दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी ऐना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो गौतम, मैं भी फंसी हुई थी। गौतम ने जवाब दिया, आप बॉस के साथ थी, उनके होते हुए भला आपको क्या ही हो सकता है, आप ठीक ही होंगी। यह बात सुनकर ऐना का मुंह खुला का खुला हो जाता है और फिर वह अपनी आंखें रोल कर लेती है। कबीर गौतम से बोला, घर पर क्या हाल है, वहाँ पर सब ठीक तो है ना? गौतम ने जवाब दिया, हाँ चिंता मत कीजिए, वहाँ पर सब मैनेज हो गया। अगस्त और पीयूष ने टाइम पर आकर सब मैनेज कर लिया था। ऐना कंफ्यूजन में बोली, घर पर क्या हुआ था? गौतम सारी बात बताता है। ऐना चौंक जाती है, उसी की बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर वह उन लोगों की मदद करके सिक्योरिटी तोड़ने में मदद नहीं करती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर उसे क्या पता था कि वो क्या कर रही है। उसे बहुत बुरा लगता है जो भी उसने कुछ किया, वह सब उन लोगों के इरादे हैं। पीयूष कबीर से बोला, तुम्हें चोट लगी है, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? कबीर ने हाँ में अपना सर हिला दिया, बस गोली निकाल दी है, थोड़ा जख्म अभी बाकी है, बाकी मैं ठीक हूँ। अगस्त कबीर की तरफ पानी की बोतल बढ़ा देता है। कबीर पानी पीने के बाद उसे ऐना की तरफ बढ़ाता है तो ऐना फटाक से बोतल लेकर सारा पानी पी जाती है। उसे बहुत जबरदस्त प्यास लगी थी, ऊपर से उसका गला भी बुरी तरीके से सूख रहा था। थोड़ी ही देर में वह हेलीकॉप्टर कबीर के बंगले के टेरिस पर लैंड करता है। सबसे ऊपर वाली टेरिस पर वह लोग नीचे आते हैं। अलीशा और नम्रता जब ऐना को देखते तो भागकर उसके पास आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। उन दोनों को देखकर ऐना को भी राहत की सांस आती है, वह दोनों ठीक हैं। कबीर को भी डॉक्टर की अटेंशन दी जाती है। उसके बाद उसके जख्म पर भी मरहम पट्टी की जाती है। शाम को ऐना उस कमरे में आती है जहां पर उसके डैड थे। वह अब भी कोमा में थे। मशीन उस कमरे में आवाज कर रही थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क के साथ वह बिस्तर पर एक बेजान लाश की तरह लेटे हुए थे। ऐना उनके पास आकर बिस्तर वाली बगल की चेयर पर बैठकर उन्हें देखने लगती है। धीरे धीरे उसे चीजें अब याद आने लगती है। अपने माता पिता का धुंधला धुंधला सा चेहरा उसकी यादों में घूमने लगता है। उसकी आंखों में आंसू टपक जाते हैं। धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वह अपने पिता के हाथ पर रखती है और उन्हें अपने हाथ में ले लेती है। डैड, इट्स मी ऐना, कैसे हो आप? आई नो यह पूछने में बहुत देर कर दी, मैं ठीक हूँ डैड। कबीर ने उन लोगों से मुझे बचा लिया और अब मैं हमारे घर में हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। प्लीज आप जल्दी ही ठीक हो जाइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आई मिस यू डैड, आई लव यू। कुछ देर डैड के पास बैठकर बातें करने के बाद ऐना वहां से चली जाती है। ऐना के जाते ही जैसे उस बेजान से आदमी की उंगली हल्की सी हिलती है, मगर फिर वैसी की वैसी हो जाती है। कबीर चुपचाप खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। तभी किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई देती है। कबीर पलटकर देखता है कि पीछे कोई खड़ा उसे देख रहा है। कबीर जब उस इंसान को देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी से भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे कि उसने इस इंसान के यहाँ पर होने की उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। समायरा वहाँ पर खड़ी हुई थी और कबीर को देख रही थी। कबीर ने शर्ट नहीं पहन रखी थी और उसके कंधे पर लगे हुए गोली के निशान पर पट्टी की गई थी। समायरा को वहाँ पर देखकर कबीर थोड़ा सा हैरान होते हुए बोला, समायरा तुम यहाँ कैसे? समायरा आगे चलकर आती है और कबीर के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। मुझे पता चला कि आपको गोली लगी है, आपसे मिलने चली आई। अब आप कैसे हो भाई? कबीर चौंककर समायरा को देखता है। जब वह उसे भाई बोलती है तो उसका दिल एकदम से जोर से धड़कता है, बहुत जोर से। कुछ अजीब से इमोशंस, कुछ अजीब सी बेचैनी उभर कर आती है उसकी आंखों में। समायरा के मुंह से आज पहली बार उसने अपने लिए भाई शब्द सुना था। वह उसके सामने होश में थी, बिल्कुल सही सलामत थी, बिल्कुल ठीक थी और उसे भाई भी बोल रही थी। कबीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। पिछली बार जब उसने समायरा को देखा था तो समायरा की हालत ठीक नहीं थी, वह बीमार थी, एक बच्चे की तरह हो गई थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। कबीर और समायरा कुछ देर चुपचाप खड़े एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कबीर थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपने चेहरे को घुमा लेता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद फिर से दोनों भाई बहनों के बीच में शांति छा जाती है। समायरा ने होश में रहते हुए कभी कबीर को नहीं देखा, ना ही अगस्त ने उसे कबीर से मिलने दिया। हाँ, वह यह जरूर जानती थी कि उसका एक और भाई है इस दुनिया में, लेकिन वह कभी मिली नहीं थी अपने इस भाई से। समायरा कबीर से बोली, आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? कबीर ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं कुछ और भी लोग हैं। बाय द वे तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है समायरा? समायरा ने हाँ में अपना सर हिलाकर एक उदासी भरी आवाज में बोला, ठीक हूँ।
जो भी कुछ हुआ उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। समायरा की आवाज में दर्द था जो कबीर महसूस कर सकता था। उसकी बहन किस दर्द भरे मंजर से गुजरी है वह अच्छी तरीके से जानता था। वह समायरा के सर पर हाथ फेर देता है। समायरा जो कि अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी थी, अचानक अपने सर पर हाथ महसूस करती है तो नजरें उठाकर कबीर की आंखों में देखती है। कबीर की आंखों में नरमाहट थी। वह कबीर की आंखों में खुद के लिए फिक्र और नरमाहट देख सकती थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे अगस्त की आंखों में वह अपने लिए देखती थी, वैसा ही प्यार जैसे अगस्त की आंखों में दिखाई देता था। पता नहीं क्यों पर समायरा का दिल भर आता है। वह आगे बढ़कर कबीर को हक कर लेती है। इतने सालों बाद अपनी बहन को अपनी बाहों में लेने के बाद कबीर की आंखें भी नम हो जाती हैं। बचपन में अगस्त और समायरा हमेशा के लिए उससे अलग हो गए थे। उसके बाद कभी भी एक नहीं हो पाए। अगस्त से तो वह फिर भी मिल लेता है मगर समायरा से प्यार करने का, उसके साथ खेलने का, उसके बचपन को जीने का मौका कबीर को कभी भी नहीं मिला। मगर वह खुश था कि कम से कम उसकी बहन अगस्त के साथ सही सलामत तो थी। मगर जब उसे उसके साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में पता चला तो उसे बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुस्सा आया। अगस्त पर बहुत ज्यादा आया कि वह उसकी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तुषार को लेकर तो उसके मन में इतनी नफरत थी कि जिस दिन वह मिला उस दिन वह बचेगा नहीं। समायरा हक ब्रेक करने के बाद कबीर से बोली, इतने सालों बाद मैं आपको देख रही हूँ, मुझे तो आपका चेहरा भी याद नहीं था, काफी वक्त हो गया था। कबीर हल्का सा सर हिला देता है। वाकई में तभी कमरे में किसी और इंसान की एंट्री होती है, अयाना। जब वह कमरे में आती है तो अचानक कबीर को किसी और लड़की के साथ देखती है तो वहीं पर रुक जाती है। दोनों पलटकर अयाना की तरफ देखते हैं जो वहां पर खड़ी दोनों को देख रही थी। समायरा को देखते ही वह तुरंत पहचान लेती है, यह तो कबीर की बहन है। अयाना को देखकर समायरा कंफ्यूजन में बोली, यह कौन है? कबीर ने अयाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी होने वाली भाभी। कबीर की बात सुनकर अयाना और समायरा दोनों स्पीचलेस हो जाते हैं। अयाना ने हैरानी से पूछा, क्या भाभी? कबीर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर कहा, कोई गलत इंट्रोडक्शन दे दिया क्या? अयाना को देखकर समायरा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन कबीर ने जिस तरह से उसे अपनी बहन से इंट्रोड्यूस करवाया उसकी तो धड़कनें ही तेज हो गई थी। भाभी, ओ माय गॉड, सुनने में यह नाम कितना अच्छा लगा, अयाना ने सोचा। समायरा मुस्कुराकर अयाना के पास आई, हेलो भाभी, और उसे हक कर लिया। अयाना को समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। वह कबीर की तरफ देखती है जो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बड़े ही नटखट तरीके से अपनी आंख मार देता है। अयाना के गाल लाल लाल हो जाते हैं। पीयूष और अगस्त सभी डाइनिंग हॉल में बैठे थे और साथ में डिनर करते हैं। समायरा आज काफी वक्त बाद अपने दूसरे भाई से मिली थी। उसने अयाना, नम्रता, यहाँ तक कि अलीशा से भी बहुत सारी बातें की, कबीर से भी काफी सारी बातें की। आज कबीर को इतने टाइम बाद अपनी बहन का साथ काफी अच्छा लग रहा था। डिनर करने के बाद सब लोग हॉल में बैठ जाते हैं। पीयूष थोड़ी सीरियस आवाज में बोला, जब तक वे लोग हमारे हाथ नहीं आते तब तक किसी का भी इस तरह बिना सिक्योरिटी के खुले आम घूमना ठीक नहीं। वे लोग किसी को भी टारगेट बना सकते हैं, खास करके अयाना। तुम्हें तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहने की जरूरत है। समायरा, अलीशा और नम्रता कमरे में थे क्योंकि उनका इस कन्वर्जेशन से कोई भी लेना देना नहीं था। अयाना ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कबीर ने जवाब दिया, उसकी चिंता मत करो, इसका ख्याल मैं रख लूंगा, तुम लोग अपनी अपनी वाली का ख्याल रखना। कबीर की बात सुनकर एक बार फिर से सब लोग स्पीचलेस हो जाते हैं। क्या मतलब अपनी अपनी वाली? मतलब हाँ ठीक है, अपनी अपनी वाली, पर सुनने में थोड़ा अजीब लगा। अयाना ने सोचा कबीर अच्छी तरह से जानता था कि पीयूष और समायरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगस्त सुबह से प्यार करता है, यह बात तो किसी से भी नहीं छुपी थी, तो हो गई ना उनकी अपनी अपनी वाली। थोड़ी देर में कुछ डिस्कशन करने के बाद पीयूष, अगस्त और समायरा घर के लिए निकल जाते हैं। नम्रता और अलीशा सो गए थे पर अयाना की आंखों में नींद नहीं थी। वह बस चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। जो भी कुछ हुआ उसका दिमाग अब तक इसकी प्रोसेसिंग में लगा हुआ था। आखिर आज ऐसी सच्चाई का उसे पता चला है, उसका तो पूरा वजूद ही हिल गया। तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल था चीजों को एक्सेप्ट करना। उसकी याददाश्त पूरी तरीके से वापस नहीं आई थी, इसलिए उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। माना कि उसे पूरी तरीके से कुछ याद नहीं है, लेकिन वह यह जरूर जानती थी कि उसकी जिंदगी की सच्चाई वही है जो कबीर ने उसे बताई।
कबीर। अचानक कबीर का ख्याल आते ही अयाना की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। अलीशा और नम्रता को ब्लैंकेट ठीक से कवर करने के बाद अयाना बिस्तर से खड़ी होकर कमरे से बाहर चली जाती है। वह कबीर के कमरे के पास पहुंचती है और दरवाजे को बिल्कुल ठीक सामने खड़ी हो जाती है। अपने निचले होठों को चबाते हुए काफी नर्वस दिखाई दे रही थी। वह कबीर से मिलना चाहती थी, लेकिन इतनी रात को क्यों आई है वह उसके कमरे में? आखिर अब क्या बहाना बनाएगी और दरवाजा कैसे खटखटाएगी? वह तो सो गया होगा। अयाना खड़ी हुई इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और वह चौंक जाती है। दरवाजा जब अचानक से खुल जाता है, जिसकी अयाना ने कल्पना भी नहीं की थी, तो वह अचानक से चौंक जाती है। कबीर दरवाजे पर खड़ा हुआ अयाना को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, बस एक अलग सा नटखटपन था। अयाना काफी ज्यादा एम्बेरस्ड फील करती है कि कबीर ने उसे ऐसे दरवाजे पर खड़ा हुआ देख लिया। अब उसे बहाना बनाना था, पर क्या बहाना बनाना था यह खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। तो वह हिचकिचाते हुए बस इतना ही बोली, तो तुम अभी सोए नहीं? कबीर ने कहा, नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कबीर की बात सुनकर अयाना की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह नजरें उठाकर कबीर की आंखों में आंखें डालकर देखती है और उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। क्या मतलब? अयाना ने पूछा। कबीर ने उसे अंदर आने का इशारा किया। थोड़ा हिचकिचाते हुए अयाना अंदर आती है। कबीर दरवाजा बंद करते हुए बोला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगी। कबीर अयाना के करीब पहुंचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी कमर को पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। कबीर की हरकत से अयाना की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। यह तुम क्या कर रहे हो? अयाना ने कहा। कबीर ने हल्की सी एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्यों, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में भरकर प्यार ही तो कर रहा हूँ। अब डोंट टेल मी कि तुम्हें यह चीज पसंद नहीं आ रही। अयाना के गाल बुरी तरीके से लाल हो गए थे। उसे बहुत पसंद आ रहा था कबीर के इतना करीब होना। वह बस बोल नहीं पा रही थी। कबीर अयाना के चेहरे को ऊपर करता है ताकि उसकी आंखों में ठीक से देख सके और फिर कहता है, कितना ज्यादा वक्त लगा दिया तुमने मेरे पास आने में। तुम्हें आइडिया भी है कि मैं इतने सालों से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। सो डेस्परेट, आई मिस यू सो मच। कबीर अपने चेहरे को अयाना के चेहरे के करीब करता है और उसके होठों पर अपने होठ बहुत ही पैशनेटली तरीके से रखकर किस करने लगता है। अयाना के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती, किस को रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। उसे समझ में नहीं आता कैसे क्या करना चाहिए। जब कबीर ये महसूस करता है, वह किस करना बंद कर देता है। अयाना अब भी काफी कंफ्यूजन में खड़ी थी। कबीर अयाना से बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अयाना ने कहा, पता नहीं, सब कुछ ऐसे अचानक और बहुत ज्यादा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही दिन में मुझे अपने बारे में इतना कुछ पता चल गया, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा। कबीर समझ सकता था। उसने सिर्फ इतना कहा, आई नो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना, मगर सच्चाई यही है तुम्हारी वह जिंदगी जिससे तुम्हें अलग किया गया था, मगर अब तुम वापस लौट आई हो अपने घर, अपने परिवार के पास। अयाना कबीर की आंखों में देखती है, सच में यही था मेरा परिवार। कबीर अयाना को अपनी बाहों से आजाद करते हुए बोला, तुम्हें अपने बचपन की तस्वीर देखनी है? कबीर की बात सुनकर अयाना थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्या मैं देख सकती हूँ? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल देख सकती हूँ। उसके बाद कबीर एक अलमीरा को खोलकर उसमें से कुछ फोटोज एल्बम बाहर निकालकर कुछ वीडियोस रिकॉर्डिंग्स भी, एक कैमरा जिसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। अयाना बिस्तर पर बैठ जाती है और कबीर उसके सामने एल्बम को खोलकर उसके बचपन की तस्वीरें दिखाता है, बचपन के किस्से सुनाता है और वह वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिखाता है, जिन्हें देखकर अयाना भी हैरान थी। वो काफी अम्यूजमेंट के साथ यह सब कुछ देख रही थी, कबीर की बातें सुन रही थी। कबीर उसे उसके बचपन के बहुत से किस्से सुनाता है, वह वक्त जो दोनों ने साथ गुजारा था, वह वादे जो दोनों ने साथ में किए थे एक दूसरे से। कबीर फोटोज एल्बम की एक एक फोटो को अयाना को एक्सप्लेन कर रहा था। जिस वक्त फोटो ली गई थी उस मोमेंट्स को बता रहा था, लेकिन अयाना की नजरें फोटोज एल्बम की फोटोज पर नहीं, कबीर पर थी। पता नहीं क्यों कबीर का चेहरा देखकर उसके पेट में तितलियां उड़ने लग रही थी। उसका दिल मचल रहा था, उसकी बॉडी कुछ अलग सा रिएक्ट करने लगी थी। कुछ एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसके अंदर, एक अजीब सी तड़प। कबीर जब फोटोज एल्बम को कंप्लीट करने के बाद अयाना की तरफ देखता है तो पाता है कि वह बड़े ही पैशनेट तरीके से उसे देख रही है। कबीर की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। अगले ही पल अयाना के
करीब आकर एकदम से उसे किस करने लगता है। जैसे कबीर जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है, क्योंकि आयाना एकदम से ही उस पर कूद पड़ी थी, पर गिरने ही वाला था, मगर वह अपने हाथ के सपोर्ट से खुद को संभाल लेता है और खुद दूसरे हाथ से आयाना को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सब कुछ अचानक हुआ, मगर कबीर को इस चीज से कोई एतराज नहीं था। उसने आयाना को अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। आयाना ने भी कबीर को पकड़कर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। वह खुद नहीं जानती थी कि वह ये क्यों कर रही है। वह बस खुद को रोक नहीं पा रही थी। सामने बैठा ये हैंडसम सा इंसान उसे पूरी तरीके से सेड्यूस कर रहा था, बिना कुछ किए हुए। वह बस इस इंसान को अपनी सांसों में उतार लेना चाहती थी, इसे पाना चाहती थी, इसमें समा जाना चाहती थी। कबीर आयाना को पकड़कर एकदम से बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर लेटकर उसे किस करने लगता है। आयाना अपनी बाहों से कबीर को आजाद करके उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। दोनों के होठ अभी तक मिले हुए थे। एकदम से दोनों का बदन गर्मी पकड़ने लगता है। दोनों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। कबीर की तो कुछ ज्यादा ही। जब आयाना उसकी शर्ट के बटन खोलती है तो बाकी का काम कबीर खुद ही कर लेता है। वह अपनी शर्ट को निकालकर फेंक देता है और फिर से आयाना को जबरदस्त किस करना शुरू कर देता है। आयाना अपनी बाहों में कबीर की नंगी पीठ को पकड़ लेती है और उसे दबोच लेती है। अपने पैरों को उसकी कमर पर लपेट लेती है। वह कबीर को महसूस करना चाहती थी, अपने बहुत करीब महसूस करना चाहती थी। वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी, किसी भी कीमत पर नहीं। कबीर ने भी आयाना की बेचैनी को समझते हुए इक्वल रेस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट पर बड़ा गहरा असर पड़ने लगा। जब वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर की डिजायर्स अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो वह एक पल के लिए किस को ब्रेक करके आयाना की आंखों में देखता है। दोनों की सांसें काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन आयाना रुकना नहीं चाहती थी। वह कबीर को तब तक किस करना चाहती थी जब तक कि यह दुनिया खत्म ना हो जाए। कबीर आयाना की आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, मुझे भी क्रॉस करने पर मजबूर कर रही हो। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती तो यहीं पर रुक जाओ। यहीं पर रुक जाना ठीक रहेगा, क्योंकि इसके आगे मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। कबीर की बात सुनकर आयाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपनी नजरों को हल्का सा झुका लेती है। कबीर बहुत डेस्परेट आवाज में आयाना से बोलता है, क्या तुम यह नहीं चाहती? अगर नहीं चाहती तो हम अभी रुक जाएंगे, बोलो। आयाना समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे, लेकिन उसकी चुप्पी कबीर के अंदर आग लगा रही थी, उसे और ज्यादा भड़का रही थी। अपने दिल की गहराइयों से कबीर यह चाहता था कि आयाना उसे अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करने की परमिशन दे दे। वह आज अपनी सारी हदों को पार कर देना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं कर सकता था। इसलिए अपने अंदर ही अंदर प्रेयर करता हुआ कि काश वह मान जाए, वह डेस्परेटली उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अपने निचले होठों को चबाते हुए अपने लाल लाल गालों के साथ आयाना नजरों को उठाकर कबीर की आंखों में देखती है। उसे कबीर की आंखों में भी वही तड़प साफ दिखाई दे रही थी, और सच पूछो तो उसके अंदर की तड़प उससे कहीं ज्यादा थी। कबीर ने एक बार फिर से डेस्परेशन के साथ कहा, बोलो आयु, क्या तुम चाहती हो या मैं पीछे हट जाऊं? कबीर की धड़कनें हर सेकंड तेज हो रही थी। अगले ही पल आयाना उसे पकड़कर एक बार फिर से पैशनेटली किस करने लगती है। कबीर का दिल खुशी से उछल पड़ता है, मानो उसे आयाना की परमिशन मिल गई हो। अब वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। आज तो पूरी रात बड़ा जबरदस्त वर्कआउट होने वाला है। एक बड़े से आलीशान जंगल के बीचों बीच धरती के गहरे गर्भ में एक लंबे समय से भूला हुआ खंडहर था, जहां प्रकृति और समय दोनों ने अपनी छाप छोड़ी थी। यहाँ की दीवारें धूल और जंग से भरी थी और फर्श पर बिखरी तकनीक उपकरणों के अवशेष ने इस स्थान की कभी की गई भव्यता का संकेत था। यहाँ बरसों से शांति थी, सिवाय उस एक मशीन के जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। एक कोने में एक धातु का बॉक्स पड़ा था, जिस पर समय की मार स्पष्ट थी, लेकिन इस बॉक्स के भीतर छुपा हुआ एक रोबोट जो किसी मानव की तरह दिखता था। उसकी आंखों की जगह एक स्क्रीन थी जो कई सालों से काली पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक आज की तारीख स्क्रीन पर चमकी। इस तारीख का फ्लैश होते ही वह रोबोट तुरंत सक्रिय हो गया। उसकी आंखों की स्क्रीन में नीली नीली रोशनी फैल गई। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के कुछ हिस्से धातु के थे जो उसकी इंसानी खाल के नीचे से झांक रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी और सटीक थी और उसकी गति में एक अजीब सी मशीनी सफाई थी। रोबोट ने अपने सामने रखी हुई एक स्क्रीन पर
अपनी उंगलियां फेरते हुए कुछ जानकारी प्राप्त की। स्क्रीन पर एक नाम चमका, अयाना। साथ में उसके फिंगरप्रिंट और बचपन की फोटोज भी थी। उसे यह नाम समझते ही एक खास निर्देश मिला। उसे इस लड़की को ढूंढना है। रोबोट ने एक और पड़े हुए उपकरणों की तरफ देखा। ये उपकरण किसी पुरानी और अत्याधुनिक तकनीक के मिश्रण जैसी लग रही थी। उसने एक मशीन उठाई और उसकी तारों को अपने शरीर से जोड़ते हुए अपनी क्षमताओं को जांचा। उसकी आंखों की नीली रोशनी अब और भी ज्यादा तेज हो गई। वह जैसे ही तैयार हुआ, उसके पेट का दरवाजा खुला और एक ट्रे जैसा कुछ सामान निकलकर बाहर आया, जिसमें एक बॉक्स रखा था, जिसमें वह खतरनाक वायरस रखा था। बॉक्स को देखते ही उसकी स्क्रीन पर लाल चेतावनी के संकेत दिखाई दिए। उस रोबोट ने ऊपर की छत की तरफ देखा। खंडहर से बाहर निकलने का रास्ता उसके सामने नहीं था। उसने अपने हाथ में एक खोदने वाली मशीन को सक्रिय किया और जमीन को खोदने लगा। कुछ ही समय में वह धरती की सतह पर आ गया और उसके सामने एक घना जंगल फैला था। वह बिना समय गवाए जंगल के रास्ते को होते हुए शहर की ओर बढ़ने लगा। कबीर के बंगले में अयाना जिम में हमेशा की तरह वर्कआउट कर रही थी। हमेशा की तरह खूब सारा पसीना बहाने के बाद वह थक जाती है और आराम से कमरे में जाती है। नहा धोकर तैयार होकर फैलकर बिस्तर पर लेट जाती है। वह अपना सर मसलती है और सीने में थोड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ दिनों से कबीर लगभग हर रोज उसके साथ इंटीमेट होता था, हर रोज और दिन में कई बार। अयाना के चेहरे पर थका देने वाले एक्सप्रेशन थे। कबीर का स्टेमिना देखकर वह वाकई में बहुत ज्यादा हैरान थी। किसी इंसान में भला इतना स्टेमिना कैसे हो सकता है? यह आदमी वाकई में समझने से बाहर है। लेकिन हर रोज इतना इंटीमेट होने से अयाना को ऐसा लगने लगा था कि उसकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। उसे आदत नहीं थी ना। रोज रात में तो दोनों का सोना चलता ही था, मगर वह आदमी तो दिन में भी नहीं रुकता था। जहां मौका मिलता दबोच लेता था उसे अपनी बाहों में। अयाना आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सेट करने लगी। तभी उसे आईने में किसी और का चेहरा नजर आता है। कबीर उसके पीछे दीवार से सटकर खड़ा हुआ, बहुत पैशनेटली उसे देख रहा था। जिस तरह से वह उसे देख रहा था, उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। ऐसा नहीं है कि कबीर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कोई जबरदस्ती करता था। जब वह उसे छेड़ने लगता तो वह खुद ही मचलने लगती थी और उसकी बाहों में आने के लिए। कबीर अयाना के पास आता है और पीछे से अपनी बाहों में भरकर आईने में उसकी आंखों से आंखें मिलाता है। वह अयाना के कान के पास हल्का सा फुसफुसाकर कहता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? अयाना अपनी आंखें रोल करते हुए अपने बालों को थोड़ा ठीक करते हुए बोली, तुम्हें तो बस तारीफें करने का बहाना चाहिए। कबीर उसे अपनी तरफ पलटकर कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, जो चीज तारीफ के लायक है उसकी तो तारीफ होनी ही चाहिए ना माय लव। अयाना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, एक शर्मीली मुस्कुराहट। कबीर अयाना से बोला, जब तुम इस तरह से शर्माती हो ना, मन करता है बस खा जाऊं तुम्हें। उसके बाद कबीर धीरे से अयाना के करीब आता है। अयाना आंखें बंद कर लेती है और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। अगले ही पल वह कुछ महसूस करती है। कबीर ने उसकी उंगली में एक बहुत खूबसूरत अंगूठी पहनाई। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डायमंड उसके बीचों बीच में लगा हुआ था, बहुत चमक रहा था। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। फिर से पीछे से हक करके उसके कान के पास आकर हल्की सी सडिक्ट आवाज में बोला, तुमसे ज्यादा नहीं, हैप्पी बर्थडे माय लव। अयाना तुरंत चौंक कर कबीर की तरफ देखती है। आज मेरा बर्थडे है? कबीर ने हाँ में सर हिलाया और बोला, और वह दिन भी जब तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती लेकिन बहुत खतरनाक चीज आने वाली है। यह बॉक्स जिसमें वायरस है, जो अयाना के पास डिलीवर्ड होने वाला था, उसकी डेट आज की थी। आज ही वह बॉक्स अयाना के पास आना था। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कैसे होगा? आखिर कैसे? यह तो कबीर को भी नहीं पता था। अयाना कबीर से कंफ्यूजन में पूछते हुए बोली, अचानक से वह बॉक्स कहाँ से मेरे पास आएगा? क्या कहीं जमीन खोद कर निकलेगा? कबीर ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड ने उसे कहाँ छुपाया है और कैसे वह बॉक्स तुम तक पहुंचेगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन तुम्हारे डैड ने कोमा में जाने से पहले मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि जब तक तुम जिंदा रहोगी, चाहे कहीं पर भी रहो, वो बॉक्स तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। अब यह कैसे होगा यह तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें मुझे से छुपा रखा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने पास सिक्योर रखूं, उन लोगों के चुंगल से आजाद करके अपने पास लाकर रखूं। अयाना सोच में पड़ जाती, आखिर ऐसे कैसे उसके पास वो बॉक्स पहुंच जाएगा? उसे आइडिया भी नहीं था। बाहर पार्टी की तैयारी चल रही थी। अयाना के लिए आज एक मस्त
आयोजित बर्थडे पार्टी रखी जाने वाली थी। गौतम खुद पार्टी की तैयारी कर रहा था। पार्टी को बाहर गार्डन में रखा जाने वाला था। अयाना के इस घर में आने के बाद अपने असली परिवार के साथ आज उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो खास तो होना ही था। गौतम अरेंजमेंट करने के बाद जैसे ही पलटकर जाने लगता है, अचानक उसकी नजर दूर खड़ी हुई नम्रता पर पड़ती है। वह एक गार्ड के साथ बात कर रही थी। देखकर लग रहा था कि काफी हंसी मजाक चल रहा है। उस गार्ड ने नया नया ज्वाइन किया था और उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, यही कोई 22-23 साल का, और हैंडसम भी था। उन दोनों को इतना हंसते हंसते बात करता हुआ देखकर गौतम की आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। वह बड़बड़ाता है, यह नया लड़का काम पर ध्यान देने की बजाय यह हंसी मजाक कर रहा है। इसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।